Hello student, this is Awadh Pal and we are going to start our first lecture that is based on farm management, production and resource economics. So इस सब्जेक्ट में जो हम पहला लेक्चर कवर करने वाले हैं वो है एक ऐसे रिलेशनशिप पे, एक ऐसे लॉ के रिलेशनशिप पर जिसको हम फार्म पर बहुत ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज करते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं कि कैसे हमारे एग्रीकल्चरल फार्म पर ये यूज़ हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। देखिए, किसी भी फार्म पर हम जो कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं उस बेसिक प्रोडक्शन के जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो किसी भी वेरिएबल पर, बहुत सारे वेरिएबल पर डिपेंडेंट होते हैं। अब जो वेरिएबल कौन कौन से हैं और हमें कैसे उनके बीच रिलेशनशिप बनाना पड़ सकता है उसको हम समझेंगे। तो बेसिक प्रोडक्शन रिलेशनशिप में जो पहली बात आती है वो समझने वाली, वो क्या होती है? प्रोडक्शन ऑफ फार्म कमोडिटीज़। प्रोडक्शन ऑफ फार्म कमोडिटीज़ इन्वॉल्व्स न्यूमरस रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड प्रोडक्ट। रिसोर्स और प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो बहुत प्रकार से बनाई जा सकती है। आपके पास रिसोर्सेज के तौर पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सो वी आर हैविंग सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट ऑल्सो। सो प्रोडक्शन के रूप में कैसे देखते हैं हम? हमारा किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, चाहे वीट हो, चाहे मेज हो, चाहे शुगर केन हो, ये हमारे लिए प्रोडक्शन के लिए चीज़ें हो सकती हैं। सम ऑफ दीज रिलेशनशिप आर सिंपल, अदर आर कॉम्प्लेक्स। अगर हम किसी कम वेरिएबल को लेंगे, जैसे मैंने फैक्टर हमें ये अप्लाई करने हैं कि कितने फर्टिलाइज़र को यूज़ करने पर हमारा प्रोडक्शन कितना आ रहा है। अब कॉम्बिनेशन कैसे कैसे हो सकते हैं? ज़्यादा में कॉम्बिनेशन इस प्रकार के हो सकते हैं कि मैंने जो फर्टिलाइज़र लिया उसके साथ लो क्वांटिटी सीड लिया, किसी के साथ हाई क्वांटिटी सीड लिया, किसी में मैंने कम पेस्टिसाइड यूज़ किया, किसी में ज़्यादा तो वेरिएबल जो होंगे, वेरिएबल मतलब एट्रीब्यूट्स जो होंगे वो हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जो अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं उसी को हम कहते हैं कि वो जितना ज़्यादा हम वेरिएबल लेंगे उसी को कहेंगे कि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कम वेरिएबल होंगे हम आसानी से उन चीज़ों को समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ दीज रिलेशनशिप इज एसेंशियल एज दे प्रोवाइड द टूल्स। ये इसकी नॉलेज हमें होना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कराता है क्या? टूल्स, यानी कुछ ऐसे इक्विपमेंट, ऐसे टूल्स प्रोवाइड कराता है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं? विच द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोडक्शन और रिसोर्सेस यूज कैन बी एनालाइज्ड। यानी जो हमारा रिसोर्स है और जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हम एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा जो एनालाइज कर सकते हैं कि प्रोडक्शन हमारा कैसा हुआ है, हम प्रॉफिट में हैं या फिर लॉस में हैं। सो मेजर प्रोडक्शन रिलेशनशिप्स आर, कौन कौन से हैं? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, नेक्स्ट फैक्टर रिलेशनशिप, नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रिलेशनशिप। तीन तरीके, क्योंकि हमारे पास एक होता है फैक्टर, दूसरा होता है प्रोडक्शन। सो इनके आधार पर हम फैक्टर को प्रोडक्ट से जोड़ के देखते हैं, दूसरा फैक्टर को फैक्टर से जोड़ के देखते हैं, तीसरा प्रोडक्ट को प्रोडक्ट से जोड़ के देखते हैं। इन तीन प्रकार के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं टोटल। अब इन तीन प्रकार के रिलेशनशिप में जो पहला रिलेशनशिप आता है वो है हमारा फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप। सो फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप में हम आगे देखेंगे क्या, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप is to determine the optimum quantity of the variable input that will be used in combination with fixed input। यानी हम किसी फिक्स इनपुट के साथ कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो ऑप्टिमम क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस करी है in order to produce optimum level of output, right?
सो इसके लिए हम कैसे कैसे क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, वो क्या है, हाउ मच फर्टिलाइजर टू बी यूज्ड, हाउ मच फर्टिलाइजर टू बी यूज्ड फॉर 1 एकड़, यानी 1 एकड़ के लिए कितना आप फर्टिलाइजर देंगे। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, हाउ मच इरिगेशन, कितना आप पानी देंगे। और इस तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं कि हम उस खेत की तैयारी के लिए कितनी प्लॉइंग करेंगे, राइट, और कितनी प्लॉइंग के अलावा हम हैवी कल्टीवेटर से करेंगे या स्मॉल से करेंगे, यानी डीप प्लॉइंग करेंगे या फिर सेलो टिलेज करेंगे, राइट। सो इस तरीके हम बहुत सारे क्या बना सकते हैं, एट्रीब्यूट बना सकते हैं। देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप की जब मैं बात करूंगा, इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप का मतलब है फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, यानी फैक्टर हो गया इनपुट और आउटपुट क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट, राइट। सो फैक्टर को हम इनपुट और आउटपुट को कहेंगे प्रोडक्ट। Relationship in producing a commodity where one input is varied and the quantities of other inputs are fixed, यानी हम क्या करेंगे, जो इनपुट है वो वेरी करेगा एंड द क्वांटिटीज ऑफ अदर, यानी जो हम इनपुट को रीड करना है, जैसे मैं फर्टिलाइजर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं तो फर्टिलाइजर को हम वेरी कराएंगे, इरिगेशन सेम रखेंगे, उसकी जो टिलेज है वो सेम रखेंगे, सीड रेट हम सेम रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम कैसी रखेंगे, फिक्स रखेंगे। केवल एक एट्रीब्यूट को क्या करेंगे, चेंज करके उसको देखेंगे। द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ सिंगल इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कैन आइदर बी वन और कॉम्बिनेशन ऑफ टाइप, ये तो एक हो सकता है या फिर कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो देखेंगे, जब मैं बात करता हूं फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप की, तो यहां पर भी 3 तरीके के फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप बनते हैं। वो कैसे बनते हैं, देखिए फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप जब बनते हैं तो 3 तरीके के इस तरीके से बनते हैं। कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। एक निश्चित क्रम में हमें आउटपुट मिलना है, जैसे मैंने अगर कोई मेज़ उगाना है और मेज़ में जो है हर बार हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो इंक्रीज होगा वो एक फिक्स लेवल होगा कि हमको इस बार इतना करना है, ठीक है। अभी आगे ग्राफ आएगा तो फिर उस ग्राफ की मदद से और टेबल की मदद से आप समझ सकते हो, राइट। इसको हम ये कह सकते हैं, दूसरा क्या, कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न को लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न भी कहते हैं। सेकंड, इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं। थर्ड वन इज डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ रिटर्न, इसको हम लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी बोलते हैं। तो ये 3 प्रकार के जो हैं हमारे पास 3 प्रकार के हमारे पास जो रूल हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहले है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, उसको हम समझेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये कहता क्या है। द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज्ड बाय एन इक्वल अमाउंट फॉर ईच एडिशनल यूनिट्स, यानी द लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज्ड बाय एन इक्वल अमाउंट ऑफ ईच एडिशनल यूनिट्स, यानी एक यूनिट को एडिशनल प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑफ द वेरिएबल आउटपुट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज लीनियर। वो किस फॉर्म में होगा, लीनियर फॉर्म में। वो कैसे होगा, मैं ग्राफ की मदद से आपको समझाऊंगा। दस ग्राफिकली द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न कैन बी depicted by a straight line production function। एक स्ट्रेट लाइन प्रोडक्शन फंक्शन होगा। प्रोडक्शन फंक्शन हैज द सेम स्लोप थ्रू आउट द इंटायर रेंज। पूरी जितनी भी स्टडी करेंगे
इस लॉ के अंदर वो हमें एक तरीके का स्लोप बना हुआ दिखेगा। देखिए मैं आपको पहले ग्राफ बता देता हूं कि जो हमारा ग्राफ है वो इस तरीके से हमको बनेगा, राइट। अब मैं आपको टेबल की मदद से आपको समझाता हूं कैसे। सपोज करिए मैंने मेज क्रॉप का प्रोडक्शन लेना है और उस मेज क्रॉप के प्रोडक्शन में मैंने क्या किया है, नाइट्रोजन को वेरी कराऊंगा। मैं इरिगेशन को सेम रखूंगा, जो मैंने प्लॉइंग करी है वो सेम रखूंगा, मैं सीड रेट सेम रखूंगा, मैं जो पेस्टिसाइड यूज करने हैं वो सेम रखूंगा। अब यहाँ पर मैं वेरी कर रहा हूँ यानी चेंज करूंगा सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन को। तो शुरुआत में मैंने क्या किया कि जब मैंने किसी भी प्रकार का नाइट्रोजन यूज नहीं किया था तब मेरा जो प्रोडक्शन था, देखिए जीरो में मेरा जो प्रोडक्शन था वो कितना था, 25 kg। 0 kg ऑफ नाइट्रोजन प्रति एकड़ पर हेक्टेयर यानी करने पर मेरा जो प्रोडक्शन था वो 25 क्विंटल्स पर हेक्टेयर था। किसका, मेज का। सेकेंड फेज में मैंने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया कि 25 kg जो है बढ़ाया, यानी पहली बार में मैंने 25 दिया, सेकेंड टाइम में 50 दिया, थर्ड टाइम में मैंने 75 और फोर्थ टाइम में मैंने 100 kg ऑफ नाइट्रोजन दिया पर हेक्टेयर के हिसाब से। यानी हर बारी हर फेज में जाके मैंने 25 kg नाइट्रोजन ऐड किया है। तो मैं जब 25 से 50 तक आया, 25 से 50 तक आया हूँ तो मेरा जो प्रोडक्शन मेरा जो इंक्रीज हुआ है नाइट्रोजन की वो केवल 25 है, राइट। वैसे ही 50 to 75 मेरा 25 इंक्रीज हुआ, 75 to 100 फिर भी मेरा कितना हुआ इंक्रीज, 25। अब मैं प्रोडक्शन की बात करता हूँ तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि जब मैंने कोई भी किसी भी नाइट्रोजन का यूज़ नहीं किया था तो मेरा प्रोडक्शन 25 था। जब मैंने 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, यानी मैंने कुछ नाइट्रोजन डाला तो फिर मेरा प्रोडक्शन जो 25 था वो बढ़ गया, राइट। अब मैंने थोड़ा सा फर्टिलाइजर और बढ़ाया, यानी 25 kg से मैंने 50 kg कर दिया पर हेक्टेयर नाइट्रोजन। तो मेरा जो प्रोडक्शन था वो कितना हो गया, 26 से 27 हो गया। वैसे ही मेरा जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन आपने एक गौर की होगी यहाँ पर बात, जितना भी मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है वो सिर्फ 1 kg ही बढ़ा है, हर फेज में 1 kg ही बढ़ा है। तो इस प्रकार से जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है कि जो एवरेज वो 0.04% ही हमारा प्रोडक्शन हर बारी बढ़ा है। सॉरी, 0.04 नहीं, हम ये कहेंगे डेल्टा XI, यानी हमारा जो रेट था, राइट, इंक्रीज करने का वो 25 था और जो हमारा मेरा जो MPP का मतलब ये होता है, MPP का मतलब ये होता है इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ा है, लेकिन एक कॉन्स्टेंटली बढ़ा है। ये टेबल हमें क्या बताती है, द टेबल शोज that every addition of 25 kg of nitrogen, delta XI causes exactly the same increase of 1 quintal in the yield of maize per hectare, यानी डेल्टा YI ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन के दौरान जितना जितना हमने नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाया उसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ा है। हमने कॉन्स्टेंटली धीरे धीरे नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाई है तो कॉन्स्टेंटली हमें प्रोडक्शन बढ़ के मिला है। अभी हमारा रूल जो है वो यहीं तक फॉलो करता है।
अब एक फेज ऐसा भी आता है, एक फेज ऐसा भी आता है इस लॉ के अंदर, हम यही समझते हैं कि हमने 0 से लेके 25 तक जो इंक्रीज किया है वो 25 यहाँ पर हुआ, और यहाँ से यहाँ तक फिर भी 25, और फिर यहाँ से यहाँ तक यानी 50 to 75 फिर भी हमारा 25 बढ़ा है, और 75 से 100 तक फिर भी 25 ही बढ़ा है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारा रिटर्न आया है वो कांस्टेंट आया है। रिटर्न हमारा कैसा है? कांस्टेंट आया है। जब हमारा सेकंड लॉ होगा तो उसमें हम जानेंगे लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न या लॉ ऑफ, ये कांस्टेंट रिटर्न है। फिर एक फेज आता है जहां पर हमें क्या मिलता है, ये वाली जो लाइन होती है वो स्ट्रेट हो जाती है, और फिर आगे वाला जो होता है वो हमारी डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे जो तीनों लॉ हैं वो हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आई होप ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा होगा, और जो है क्या आपको इस पर कोई भी कमेंट करना हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। इसके लिए आपके पास गूगल क्लासरूम है ही है, अदरवाइज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो आज की क्लास के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।